हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास मेरे प्यारे साथियों इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन सा सेशन यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर उपस्थित। प्यारे बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक पृथ्वी की गतियां, लेकिन उससे पहले सौर मंडल टॉपिक को फिनिश भी तो करना है भाई। सोलर सिस्टम टॉपिक को फिनिश भी तो करना है, तो उस टॉपिक को फिनिश कर लेते हैं, फिर पृथ्वी की गतियां टॉपिक स्टार्ट करें। कौन कौन क्लास में जुड़ चुके हैं जरा हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि भाई कौन कौन से मेरे बच्चा क्लास में जुड़ चुके हैं। जी भाई जी, बहुत अच्छा, सब बहुत सारे बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं। प्रियांशु गौतम जी, धीरज कुमार जी, शिवम यदुवंशी जी, साहिल जी, हिमांशी जी, श्रेया परमार जी, देवराज जी, यतेंद्र कुमार जी, अंशिका जी, राना कश्यप जी, प्रिया जी, शगुन सैनी जी, प्रवीन्द्र सविता जी, रवि कुमार जी, राजेश मजोका जी, राजेश जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी, बहुत बहुत स्वागत भाई। मेरे बच्चे आज की इस क्लास में हम किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं बताइए। तो मेरे बेटा मैंने आपको बताया सबसे पहले सौर मंडल टॉपिक पर आपके साथ चर्चा हो, है ना। किस पर चर्चा होगी भाई? सौर मंडल टॉपिक पर आपके साथ चर्चा होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सौर मंडल, सौर मंडल टॉपिक पर चर्चा होगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम टॉपिक का नाम है मेरे बच्चा, ठीक है जी। और इसका पार्ट 4 चौथा पार्ट चलने वाला है आज की। कौन सा पार्ट चलने वाला है बच्चा? चौथा पार्ट इस टॉपिक का आज की इस क्लास में चलने जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी स्टार्ट करेंगे हम सेशन को। यहां पर मैंने कल लास्ट में क्या कराया था? क्षुद्र ग्रह कराए थे, आपको एस्टेरॉइड्स कराए थे। क्या कराए थे जी? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। आज क्षुद्र ग्रहों से आगे बढ़ेंगे, एस्टेरॉइड से आगे बढ़ेंगे और आपको बहुत सारी चीजें कराएंगे मेरे बच्चा। याद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे बच्चा, 100% हो जाएगा प्यारे साथी, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी 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 जी। कंबाइंड पीडीएफ भी मेरे बच्चा मिल जाएगा, मैंने बोल दिया है, बहुत जल्द मिल जाएगा प्यारे साथी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करेंगे उल्काश्म व उल्का पिंड क्या होते हैं, मिटियर्स एंड मिटियोराइट्स क्या होते हैं, इन चीजों की चर्चा करें। आपने रात्रि में टूटता हुआ तारा देखा है? एकदम, हे भगवान, तुम्हारी कसम 20 साल उम्र हो गई, सोचो मेरे बारे में। इस बार नौकरी नहीं लगी तो ब्याह ना होना, कुछ तो सोच लो। एकदम मांगने लग जाते हो यार। क्या वो वास्तव में तारा टूटता है? तारा टूटता नहीं है। इस प्रकार से एक आकाशीय पिंड तेज गति से पृथ्वी के धरातल की ओर आ रहा होता है, जलती हुई अवस्था में आ रहा होता है। हम में प्रत्येक चमकती हुई चीज तारा दिखता है, इसलिए हम इसे टूटता हुआ तारा मान लेते हैं, लेकिन ये तारा नहीं है, ना ही तारा टूटता है। तो ऐसा तो नहीं कि तारा कहीं लटका हुआ एकदम टूट गया। चलिए जरा हम देखते हैं ये मामला क्या है। देखिए मेरे बच्चा, ये पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थ। यहां पर क्या है? पृथ्वी है मेरे बच्चा। ओ सॉरी, सूर्य नारायण है ये क्या है? ये सूर्य नारायण है, सूर्य भगवान है ये रहे सूर्य देवता, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, सूर्य नारायण है, सन भगवान है ये। ठीक है जी। और ये क्या है? ये है पृथ्वी माता। ये क्या है मेरे बच्चा? ये है पृथ्वी भाई, पृथ्वी है ये, पृथ्वी है मेरे बच्चा। ये अर्थ है। क्या है जी? अर्थ, पृथ्वी है ये। बोलो जी प्यारे साथी, क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां तक काम कर रहा है।
यहां तक काम कर रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल। मेरे बच्चों, कुछ इस जगह पर एक आकाशीय पिंड है, बहुत दूर, सूर्य से बहुत दूर, ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में है। यहां सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा, और ये धूल व गैस से निर्मित आकाशीय पिंड है, डस्ट एंड गैस पार्टिकल से ही निर्मित है ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। प्रॉपरली सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल यहां काम नहीं कर रहा, और इसीलिए ये अनियमित कक्षा मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अच्छा, बाई चांस इरेगुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए बाई चांस अगर ये अपने मार्ग से भटक गया, अगर ये अपने मार्ग से भटक गया, क्या हो गया? भटक गया अपने मार्ग से, तो क्या होगा? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे धरातल की ओर खींचेगा। क्या? धरातल की ओर खींचेगा। जब ये रास्ते में आएगा, तो रास्ते में आते आते क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। ये रास्ते में आते आते धूल व गैस के कणों से टकराकर जलने लग गया, धूल व गैस के कणों से टकराकर जलने लगा। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंसेगा, इसकी भी संभावना केवल 1% है। कितनी परसेंट? केवल 1%। बाद बाकी फंसेगा ही नहीं, इरेगुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा। लेकिन बाई चांस फंस गया तो बाई चांस फट गया तो मेरे बच्चा, सॉरी, बाई चांस फंस गया तो ये पृथ्वी की धरातल की ओर आएगा। जलती हुई अवस्था में इसको हम टूटता हुआ तारा कहेंगे। क्या कहेंगे? टूटता हुआ तारा। ये टूटता हुआ तारा है, शूटिंग स्टार, टूटता हुआ तारा है, शूटिंग स्टार है मेरे बच्चा। क्या है? यही शूटिंग स्टार है। यही क्या है मेरे बच्चे? शूटिंग स्टार है, टूटता हुआ तारा है। बोलो जी, क्लियर है कि नहीं है? टूटता हुआ तारा या फिर शूटिंग स्टार है मेरे बच्चा, यही है शूटिंग, टूटता हुआ तारा है। अगर ये जलकर राख हो गया, अगर ये जलकर राख हो गया वायुमंडल में ही, तो ये उल्काश में है, उल्काश, उल्काश में है। और अगर इसके बचे हुए अवशेष पृथ्वी के धरातल से आकर टकरा गए, तो ऐसी स्थिति में ये उल्का पिंड है। क्या है ये? उल्का पिंड है, मीटियोराइट है। अगर ये पृथ्वी के धरातल से आकर टकराया बचा हुआ अवशेष, तो ये उल्का पिंड है। और अदरवाइज ये पृथ्वी के वायुमंडल में ही जलकर राख हो गया, तो ये उल्काश में है। उस उल्काश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीटियर्स कहते हैं। ठीक है जी, मीटियोर्स कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, मीटियोर्स कहते हैं, मीटियर्स। और इस उल्का पिंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीटियोराइट्स कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? मीटियोराइट्स। इसे उल्का पिंड कहेंगे, इसे उल्काश्म कहेंगे मेरे बच्चा। एक को उल्काश्म और एक को उल्का पिंड में। क्लियर हो पा रहा है? समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है। तो भाई, उल्काश्म उल्का पिंड टूटता हुआ तारा नहीं होता, एक आकाशीय पिंड होता है जो धूल गैस से निर्मित होता है। ठीक है? अपने मार्ग से भटककर बाई चांस से पृथ्वी के धरातल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गया, तभी उल्काश्म उल्का पिंड। बोलो जी, क्लियर है? यहां पर देखो लिखा हुआ है साथियों, साफ साफ लिखा है क्या? कि सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हुए धूल व गैस से निर्मित आकाशीय पिंड जो अनियमित कक्षा मार्ग में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जब कभी अपने मार्ग से भटककर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा में फंसते हैं, तो पृथ्वी के धरातल की ओर आने लगते हैं, मार्ग में धूल व गैस के कणों से टकराकर जलने लगते हैं, तथा इन्हें टूटते हुए तारे की संज्ञा दे दी जाती है। किसकी? टूटते हुए तारे की संज्ञा दे दी जाती है, इन्हें टूटता हुआ तारा कह दिया जाता है ऐसी स्थिति में।
मेरे बच्चा, इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, यदि ये आकाशीय पिंड वायुमंडल में ही जलकर राख हो जाएं, तो इन्हें उल्काश्म कहेंगे, तथा यदि इनके बचे हुए अवशेष पृथ्वी के धरातल से आकर टकराएं तो इन्हें मिट्योराइट्स यानी कि उल्का पिंड कहा जाता है। ये जो उल्का पिंड है ना, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण। कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? उल्का पिंडों की चर्चा। बोलो ये क्लियर हुआ? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये भी सूर्य से निकले, पृथ्वी भी सूर्य से निकले। जब ये पृथ्वी के धरातल पर आ जाएंगे तो इन्हें तोड़ के फोड़ के हम चेक कर लेंगे किस किस चीज से ये बने हैं। हो सकता है कि पृथ्वी के अंदर भी वो पदार्थ हो, क्योंकि भाई पृथ्वी भी सूर्य से निकली है और ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही निकले हो। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देते हैं पृथ्वी की। और मेरे बच्चा, स्थलाकृतियों का निर्माण भी करते हैं। कई बार कुछ झीलें भी बन जाती हैं। जैसे यहां पर देखो, ये पृथ्वी है, अब ऊपर से कोई उल्का पिंड आ रहा है, उल्का पिंड आया और टकरा गया इससे, तो गड्ढा बना देगा कि नहीं बना देगा? क्या बना देगा? गड्ढा बना देगा। कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएगी मेरे बच्चों। क्या बन जाएगी? कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएगी। देखो देखो, कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाएगी। और यहां अगर जल का जमाव हो जाता है तो क्या बन जाएगी? झील का निर्माण हो जाएगा, लेक बन जाएगी। जैसे लोनार झील, महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील उल्कापात से निर्मित झील का ही एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल ऑफ लेक फॉर्म्ड ड्यू टू मीटियोराइट्स। बोलो जी क्लियर है? मेरे बच्चा बिल्कुल मिलेगा, अमर बाबू जी बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी। जी भाई बहुत अच्छा मेरे बच्चा। ओम लता जी बहुत अच्छा, आपका रिवीजन हो रहा है ना? वेरी गुड। डायनासोर भी ऐसे ही खत्म हुआ था कि अब रवि कुमार जी इस संबंध में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो परिकल्पनाएं ही है कि डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर कैसे खत्म हो गए, ये तो सब परिकल्पनाएं ही हैं, कैसे वो खत्म हुए कैसे नहीं हुए। लेकिन अभी तो मनुष्य है ना, अभी तो कौन है? ह्यूमन, मनुष्य है, बस वहीं पर हमें रहना है। चलिए नेक्स्ट। तो ये मेरे बच्चा क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत, देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है, महत्वपूर्ण स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देने वाले इंपॉर्टेंट सोर्स। बोलो ये क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे धूमकेतु व पुच्छल तारे। पूछ वाला तारा, पुच्छल तारा, कॉमेट्स। मेरे बच्चे किसकी बात कर रहा हूं? पूछ वाले तारे की चर्चा कर रहा हूं, कॉमेट्स की चर्चा आपके साथ, धूमकेतु अथवा पुच्छल तारा, इसकी चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। बोलो जी समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? धूमकेतु अथवा पुच्छल तारे की चर्चा आपके साथ। बोलो जी क्या होता है ये, कैसे होता है, कैसे बनता है?
चलिए इस संबंध में समझाते हैं हम आपको। क्या करते हैं बेटा, इस संबंध में आपको समझाते हैं। देखिए ये हमारे सूर्य नारायण है, सूर्य देवता सूर्य भगवान, जय हो सूर्य नारायण, सूर्य भगवान की जय हो, सूर्य नारायण की जय हो। ये सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण सन भगवान, ठीक है जी। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी माता है, अर्थ है, अर्थ है, पृथ्वी है। और ये मेरे बच्चा पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की अपर बाउंड्री है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की अपर बाउंड्री है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपर बाउंड्री है भाई। मेरे बच्चा समझ में आ रही है ये चीज आपको? मेरे बच्चे यहां देखिए, ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो सूर्य से काफी दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में स्थित है। क्या है? सूर्य से काफी दूर है, ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में स्थित। सूर्य से काफी दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में स्थित है। मेरे बच्चा अनियमित कक्षा मार्ग में रहते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है यहाँ, और धूल व गैस से निर्मित है मेरे बच्चे। अच्छा, जब कभी मेरे बच्चा, मैंने क्या बताया था, अपने मार्ग से भटक गया और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसी में फंस गया तो उनकाश में उनका पिंड बन जाएगा। लेकिन अपने मार्ग से नहीं भटका और ये अपने ही मार्ग पर ऐसे करके चलता रहा, ऐसे करके, तो जब कभी ये सूर्य का अपेक्षाकृत नजदीक पहुंच जाएगा, हाँ रिलेटिवली नियर पहुंच जाएगा, अपेक्षाकृत नजदीक पहुंच जाएगा, तो मेरे बच्चा सूर्य का की ऊष्मा से अधिक मिलने लगेगी, सूर्य का प्रकाश अधिक मिलने लगेगा, और अधिक ऊर्जा पाकर इसके जो धरातल पर स्थित कण है, अधिक ऊर्जा पाकर इसके धरातल पर मौजूद जो धूल व गैस के कण है, वो धूल व गैस के कण इसके धरातल को छोड़कर बाहर निकल, वो धूल व गैस के कण इसके सरफेस को छोड़कर, इसके धरातल को छोड़कर बाहर निकलने लगे। इसके धरातल इसके सरफेस को छोड़कर क्या करने लगेंगे? बाहर निकलने लगेंगे। मेरे बच्चा हम पृथ्वी से देखेंगे तो पृथ्वी से देखने पर एक पूंछ वाले तारे के समान आकृति दिखाई देगी। क्या? एक पूंछ वाले तारे के समान आकृति दिखाई देगी, और इसे पुच्छल तारा हम लोग, मेरे बच्चा क्या कहेंगे? पुच्छल तारा कहेंगे। मेरे बच्चे बोलो, पुच्छल तारा कहेंगे हम, पूंछ वाला तारा पुच्छल तारा कहेंगे, कॉमेट्स कहेंगे इसको। सामान्य अवस्था में इसकी पूंछ नहीं होती, इसकी पूंछ कब निकलती है? जब यह सूर्य के नजदीक आता है और इसके धरातल पर मौजूद धूल व गैस के कण अधिक ऊष्मा पाकर इसके धरातल को बाहर निकले, तब इसकी पूंछ निकलती। सामान्य अवस्था में जब इसकी पूंछ नहीं होती, ऐसी स्थिति में इसको कोमा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं जी? कोमा कहते हैं ऐसी स्थिति। प्यारे साथी, अगर मैं चर्चा आपके साथ करता हूं इस चीज की, क्या चीज की चर्चा करता हूं? इस चीज की चर्चा आपके साथ करता हूं, तो हेली एक पुच्छल तारे का उदाहरण है। हेली एक पुच्छल तारे का उदाहरण है, और आफ्टर 76 ईयर्स के बाद ये दिखता है, 76 वर्षों के बाद ये दिखाई देता है। अंतिम बार इसे 1986 में देखा गया था, और भविष्य में 2062 में देखे जाने की इसकी भविष्य में 2062 में इसके देखे जाने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। हेली एक पुच्छल तारा, हेली की बात कर रहा हूं।
76 वर्षों के बाद ये दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 ईस्वी में दिखा था, भविष्य में 2062 ईस्वी दिखेगा। मैं पुच्छल तारे की चर्चा आपके साथ कर, मैं कॉमेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं हेली की बात कर रहा हूँ। उदाहरण है हेली, पुच्छल तारे का। बस मेरे बच्चा ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये पूर्ण विश्वास। देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिएगा आप, क्या लिखा है कि सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में रहते हुए सूर्य के चारों ओर अनियमित कक्षा मार्ग में चक्कर लगाने वाले धूल व गैस से निर्मित आकाशीय पिंड जब कभी सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक आ जाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने लगते हैं तथा अधिक ऊष्मा पाकर इनके धरातल पर स्थित धूल व गैस के कण इनके धरातल को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। धूल व गैस के कण इनके धरातल को छोड़कर बाहर निकलने लग जाते हैं। मेरे बच्चा, पृथ्वी से देखने पर एक पूंछ वाले तारे की समान आकृति दिखाई देती है तथा इसे पुच्छल तारे की संज्ञा दे दी जाती है। किसकी संज्ञा? पुच्छल तारे की संज्ञा दे, पूंछ वाले तारे की संज्ञा दे दी जाती है। मेरे बच्चा, हेली एक पुच्छल तारा है। हेली एक पुच्छल तारा है जो प्रति 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। पुच्छल तारे की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में, ये भी पॉइंट है। पुच्छल तारे की पूंछ कब होती है, कहां होती है? सूर्य के जस्ट विपरीत होती है। देखो, सूर्य इस डायरेक्शन में, पूंछ इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात। तो इस प्रकार से ये पुच्छल तारा, धूमकेतु पुच्छल तारा भी कंप्लीट। अब हम जरा विस्तार से चंद्रमा की चर्चा कर लेते हैं, बस पॉइंट बाई पॉइंट, उसके बाद खत्म हो जाएगा। टॉपिक विल बी फिनिश्ड, टॉपिक खत्म। मेरे बच्चे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहां पर देखिए क्या बोला गया है, क्या है? चंद्रमा है। देखो मेरे बच्चा, क्या है? चंद्रमा है। चंदा मामा दूर के, पुए पगाए पूर के। मेरे बच्चा, पृथ्वी ये सूर्य नारायण है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंदा मामा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। चंदा मामा किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी के चारों ओर। चंदा मामा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। पृथ्वीराज पटेल जी, बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं। जब इसका सबसे बड़ा फायदा है तो यही होता है ऑनलाइन क्लासेस का, सबसे बड़ा फायदा होता है भाई। क्या होता है कि जैसे ऑफलाइन क्लास में आप एक बार मेरे बच्चा, ऑफलाइन क्लास में आप एक बार चीज को देख लोगे, समझ में आई? अगर आप अनुपस्थित हो गए तो केवल नोट्स ही मिलेंगे, बार बार टीचर से समझने को नहीं। लेकिन ऑनलाइन में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। एक बार देखो, दो बार देखो, चार बार देखो, 6 बार देखो, जितनी बार चाहो उतनी बार देखो। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक देखो, खूब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखो। अभी नहीं देखो तो रात में देखो, रात में नहीं देख पाओ तो सुबह देखो, सुबह नहीं देख पाओ तो शाम को देखो, चाहे जब देखो। है सर, अभी हमारे सबसे बड़े फायदा हो। शुभम अधिकारी जी क्या कह रहे हो तुम्हारी तो समझ में नहीं आ रही यार, कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? हैं? चलो चंदा मामा के बारे में बात करते हैं सब। मेरे बेटा, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी से इसकी न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 3,64,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कितनी है? तो बेटा 4,06,000 किलोमीटर। और पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर। कितनी है मेरे बच्चा? 3,84,400 किलोमीटर। बोलो मेरे प्यारे साथी, 3,84,400 किलोमीटर तय की दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस 3,84,400। बोलो जी, समझ में आया? क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे प्रश्न और भी बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। जैसे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 1.3 सेकंड का समय।
प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है और चंद्रमा पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर ये चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस है चंद्रमा की पृथ्वी से, एवरेज डिस्टेंस। बोलो जी, क्लियर? एवरेज डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो कितने देर में इसको तय करेगा? 1.3 सेकंड में तय करेगा। तो चंद्रमा से प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा? 1.3 सेकंड। चंद्रमा दो प्रकार से गति करता है, दो प्रकार से गति करता है चंद्रमा। ऐसे करके देखो, ऐसे करके दो प्रकार गति करेगा, दो प्रकार से। यूं। पहली गति वो है जिसमें चंद्रमा जो है मेरे बच्चा अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरी गति वो है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कैसे चक्कर लगा रहा है? चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? चंद्रमा, चंदा मामा। चंदा मामा चक्कर लगा रहे, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर। ठीक है, दो प्रकार से गति कर रहा है, एक परिक्रमण गति है और एक घूर्णन गति। परिक्रमण गति यानी कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड, 27 days 7 hours 43 minutes और 11 सेकंड। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन पीरियड है, रिवॉल्यूशन पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड है। और मेरे बच्चा अगर हम रोटेशन पीरियड की चर्चा करें, रोटेशन पीरियड की चर्चा करें, घूर्णन अवधि की चर्चा करें, घूर्णन अवधि की चर्चा करें, घूर्णन अवधि इसकी चर्चा करें तो ये भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड। यानी कि जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा पाता है, उतने ही समय में चंदा मामा अपनी एक्सिस पर भी एक चक्कर लगा पाते। जितने समय में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, उतने ही समय में अपनी एक्सिस पर भी एक चक्कर। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं चंदा मामा की बात। बोलो ये किसकी चर्चा कर रहा हूं? मैं चंद्रमा की चर्चा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आपको और चीजों को समझाते हैं, और चीजों को आपको समझाते हैं। चलिए, क्या चीजें हैं? बहुत सारी चीजें हैं। अभी बताओ भाई, चंदा मामा पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति संसार को जो चंद्रमा की धरती तक पहुंचा, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। ये अपोलो 11 यान से गए और 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरातल पर पहुंचे। चंदा मामा की धरातल पर 20 जुलाई 1969 को ये पहुंच गए। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? लूना था, 1966 में पहुंचा। लेकिन मानव रहित अंतरिक्ष यान था, मानव नहीं था इसमें शामिल। पहला अंतरिक्ष यान जो मनुष्य को लेकर गया चंद्रमा पर, वो कौन था? वो अपोलो 11 था। 20 जुलाई 1969 को मनुष्य को चंद्रमा पर लेकर सफलतापूर्वक लेकर पहुंचा। क्या चंद्रमा पर वायुमंडल है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल एब्सेंट है, अनुपस्थित है। यानी कि आप कितनी भी जोर से चिल्ला लेना, खूब लाउड स्पीकर बजा लेना, लेकिन मेरे बच्चा वहां आवाज नहीं, क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम वायुमंडल होता है। अब यहां वायुमंडल ही नहीं है, तो मेरे बच्चा निश्चित तौर पर 100% समझ लीजिए कि यहां ध्वनि भी नहीं हो, ध्वनि सुनाई नहीं थी। ठीक है जी, ध्वनि सुनाई नहीं थी। जैसे ये आप चंद्रमा के धरातल पर ये
जो नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे थे उनके पैरों के निशान जो हैं वो मेरे बच्चा जैसे जैसे निशान छोड़ के आए थे वो हमेशा वैसे बने रहे। क्यों? क्योंकि वहां वायु है ही नहीं। पवन चलती, हवा चलती तो धूल के कण उड़ते और उन पैर के निशानों को एक सा कर देते, खत्म कर देते। लेकिन वायु ही नहीं है, वायु चलती ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है। तो नील आर्मस्ट्रांग के पैर के निशान आज भी वहां मौजूद, आज भी चंद्रमा पर मौजूद। किसके पैर के निशान? नील आर्मस्ट्रांग के पैर के निशान आज भी वहां मौजूद होंगे। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आया जी? चलिए बहुत बढ़िया। सबसे ऊंचा पर्वत चंद्रमा पर स्थित कौन सा है मेरे बेटा? चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत लेवनेट्स है। जैसे पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? हिमालय है। ऐसे चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत लेवनेट्स है। अच्छा, चंद्रमा का अदृश्य भाग 41% है। इसको कभी भी पृथ्वी से देखा ही नहीं जा सकता। चंद्रमा का दीप्त भाग को ही हम देख पाते हैं और चंद्रमा के अधिकतम 59% भाग को ही पृथ्वी से देखा जा सकता है। ऐसा क्यों? वाई बोलो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की जो पूर्णन अवधि है और परिक्रमण अवधि है वो समान होती है। जैसे ये चंद्रमा है, चंद्रमा का ये भाग दिखाई दे रहा है। अब पृथ्वी ये रही, है ना? अब ये भाग आगे बढ़ा ऐसे करके, थोड़ा मुड़ जाएगा, फिर आगे बढ़ा, फिर 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 मुड़ जाएगा। यानी कि पृथ्वी से हमेशा यही भाग दिखाई देगा। कैसे? क्योंकि वो जिस थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो थोड़ा अपनी दूरी पर भी तो घूम जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर अपनी दूरी पर घूम जाएगा, फिर आगे बढ़ा, फिर अपनी दूरी पर घूम जाएगा, फिर आगे बढ़ा, फिर अपनी दूरी पर घूम जाएगा, फिर आगे बढ़ा, फिर अपनी दूरी पर घूम जाएगा, फिर आगे बढ़ा, फिर अपनी दूरी। कहने को मतलब हमें पृथ्वी से यही वाला भाग दिखाई देगा, ये पीछे वाला भाग दिखाई, क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण अवधियां समान है। इसीलिए पृथ्वी से हमेशा चंद्रमा का केवल और केवल एक ही भाग दिखाई देता है, और वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। ठीक है जी। लिखा हुआ है चंद्रमा के 41% भाग को पृथ्वी से कभी भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा की अच्छी और कच्ची गति समान होती है, परिक्रमण अवधि और घूर्णन अवधि समान है। ठीक है जी, इसलिए नहीं देखा जा सकता। खत्म हो गया भाई, टॉपिक ही पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया मेरे बच्चा। क्या हो गया? टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीटेड। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सौर मंडल में वो सब समझा दिए मैंने। अब मेरे बच्चे हम लोग चलेंगे पृथ्वी की गतियों की तरफ, द मोशंस ऑफ द अर्थ। इनकी तरफ चलेंगे, द मोशंस ऑफ द अर्थ की तरफ, पृथ्वी की गतियों की तरफ चलेंगे मेरे भाई। पृथ्वी की गतियां, द मोशंस ऑफ द अर्थ, उस तरफ चलना है? ओ यू showing us your diamond ring? ये मेरे सुनहरे मोतियों की क्या पहन रखी, रिंग पहन रखी, मोतियों की है भाई, बहुत तगड़ी, बहुत कम से कम 1 अरब का मोती है, इसका मोल ही नहीं है। अरब तो छोड़िए, मोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी के द्वारा दी गई है, उनके द्वारा दी गई धरोहर है, अनमोल चीज है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ गुरुजी, हवा नहीं होता तो कद कैसे अलग होता है? कद मतलब, कद का मतलब नहीं समझा। मैंने कहना क्या चाह रही हूँ ये नहीं समझा। युति वियुति वो भी बता देंगे बेटा, बता देते हैं। अभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बता देंगे, रविंद्र जी बताएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलिए 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 चलिए। आरडब्ल्यू से इंडिया के लिए बुक आएगी बेटा, आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आ चुकी है, आप फिर तैयारी स्टार्ट कर देना। फूफा जी, प्लेनेट का वेट, वो भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। प्लेनेट का वेट कितना भार है पूरी पृथ्वी का, ऐसा तोला तो ही नहीं गया है। हम्म
ठीक है, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात पृथ्वी की गतियों की करते हैं, द मोशंस ऑफ द अर्थ की करते हैं। द मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां मेरे बच्चा। पृथ्वी कितने प्रकार से गति करती है? तो पृथ्वी भी दो प्रकार से ही गति करती है। कितने प्रकार से मेरे बच्चा? दो प्रकार से, ऐसे करके गति करती है, इस प्रकार से नहीं होती, ऐसे करके गति करती है मेरे बच्चा। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। दो प्रकार से पृथ्वी जो है वो गति करती है, टू टाइप्स से गति, दो प्रकार से गति करती है मेरे बच्चे। पृथ्वी की ये गति जिसमें पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूम रही है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। और पृथ्वी की ये गति जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगा रही है, उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? परिक्रमण गति कहा जाता है। एक है रिवॉल्यूशन मोशन और एक है रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन और रिवॉल्यूशन मोशन, दो प्रकार से गति करती है। यह लिखा हुआ देखिए, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, घूर्णन अथवा परिभ्रमण या रोटेशन, और परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन दो प्रकार से गति करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमना, कैसे घूमना? ऐसे करके लट्टू की भांति घूमना, वो गति घूर्णन है। देखो दो प्रकार से गति कर रही है, एक गति ये है जिसमें वो लट्टू की भांति अपनी एक्सिस पर ही घूम रही है, ये घूर्णन है। और इस घूर्णन गति के साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, इस गति को रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये रिवॉल्यूशन मोशन है और ये अपनी अक्ष पर जो घूम रही है रोटेशन। लिखा भी हुआ है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमना घूर्णन गति कहलाता है ना। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ टॉप इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है जी मेरे बच्चा। अच्छा, इससे एक चक्कर अपनी अक्ष पर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है? तो मेरे बच्चा वो समयावधि जो होती है, वो समयावधि होती है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। कुछ इस प्रकार से पृथ्वी अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है, ये गति है। ऐसे करके चक्कर लगा, ये एक्सिस है, ये वाला, ये क्या है? ये एक्सिस है। और पृथ्वी ऐसे करके घूम रही है, ऐसे करके होती है, पृथ्वी घूमती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, पृथ्वी को अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में, एक साइकिल लगाने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, जिसे अध्ययन की सरलता के लिए लगभग 24 घंटा मान लिया। इजीनेस ऑफ स्टडी, अध्ययन की सरलता के लिए लगभग में कितना मान लिया जाता है? लगभग में 24 घंटा मान लिया। ठीक है जी। किसे बोलो? किसे? पृथ्वी द्वारा अपनी अक्ष पर चक्कर लगाने, क्योंकि दिन और रात की घटनाएं इसी घूर्णन गति यानी कि रोटेशन के कारण संभव होती है, अतः इसे दैनिक गति यानी कि डेली मोशन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दैनिक गति, डेली मोशन भी कहा जाता है। बोलो प्यारे साथी, क्या कहा जाता है? दैनिक गति यानी कि डेली मोशन भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो पा रहा है? समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है? बताओ। एकदम से एग्जैक्टली क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए परिक्रमण गति की चर्चा। अच्छा सुनो, दैनिक गति यानी दिन और रात की घटनाएं कैसे घटित होती है, ये भी जान लो आप। कैसे? सुनो, इस इमेज को देखिए, है ना। चलो भाई, ये इधर सूर्य नारायण है हमारे, क्या है? सूर्य देवता है, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, सन भगवान। ये हमारे सन भगवान है, सूर्य नारायण, सूर्य देवता है। सूर्य नारायण का प्रकाश जिस तरफ पड़ेगा, जहां पड़ेगा, जिस ओर पड़ेगा, वो उस जगह पर कौन सी क्या स्थिति होगी? उस जगह पर मेरे बच्चा दिन की स्थिति, दिन, डे। यहां क्या रहेगा? डे होगा, दिन की स्थिति होगी। और जो भाग
सूर्य के अपोजिट होगा, इस जगह पर होगा, यहां, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा होगा, और वहां कौन सी स्थिति होगी, वहां रात की स्थिति होगी, वहां रात की स्थिति होगी, वहां नाइट होगी। जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वहां दिन, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है वहां रात है। 1 सेकंड का समय देंगे, आपके कमेंट्स थोड़े से हिल गए, मैं सेट कर देता हूं। बारह घंटे बाद क्या हो जाएगा भाई? मेरी आवाज आ रही है ना अच्छी तरीके से? वीडियो भी दिख रही होगी, पूर्ण विश्वास है। आ जाइए, देखिए इधर, मैं कह रहा था कि जो भाग सूर्य के सम्मुख है वहां दिन, और जो बैक साइड में वहां रात। 12 घंटे बाद स्थिति बदल जाएगी, ऐसे पृथ्वी घूम जाएगी, जहां रात है वो दिन की स्थिति में, यानी प्रकाश में आ जाएगी वो क्षेत्र, और जहां दिन है वो क्षेत्र इस क्षेत्र में आ जाएगा जहां अंधेरा है, वहां रात हो जाएगी। तो हर 12 घंटे बाद दिन और रात की स्थितियां ऐसे करके बदलती रहती हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। किस गति के कारण? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। बोलो जी, समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत अच्छा, आ गया तो बहुत अच्छी। अब आप बात आती है परिक्रमण गति की। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगाना, ये पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाती है, रिवॉल्यूशन मोशन कहलाती है। इसके कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, सीजन्स चेंज होती है। इसके कारण क्या होते हैं भाई? सीजन्स चेंज होती है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है इसके कारण। आप देख पा रहे हो, ऋतुओं का परिवर्तन, सीजन्स चेंज। ठीक है जी मेरे बच्चा, बहुत। यहां देखिए लिखा हुआ परिक्रमण गति के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। और पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, है, बोलो बोलो बोलो, अपनी चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। इतना समय लगता है। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। इसे ही वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में करेंगे कैसे ऋतुएं परिवर्तित होती मेरे प्यारे साथी। अच्छा, एक चीज और समझ लो, बस शॉर्ट में समझ लो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वो एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। कैसे मार्ग में मेरे बच्चा? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। और दीर्घ वृत्त के दो फोकस होते हैं। दीर्घ वृत्त के कितने फोकस होते हैं भाई? दीर्घ वृत्त के दो फोकस होते हैं। 1 सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूं, ये आपको डाइवर्ट करेगा, ये इमेज आपको डाइवर्ट करेगी। मेरे बच्चा, दीर्घ वृत्त के कितने फोकस होते हैं? दीर्घ वृत्त के दो फोकस होते हैं। एक फोकस ये है, एक फोकस। जब सूर्य यहां पर है तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जब कभी पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी, अपेक्षाकृत नजदीक, में ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, लेकिन जब अपेक्षाकृत नजदीक होगी तो वो घटना उपसौर की घटना कहलाएगी, जिसे अंग्रेजी में एफिलियन कहेंगे।
उपसौर की घटना कहलाएगी। सॉरी, पेरिहिलियन अंग्रेजी में कहेंगे। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी तो मेरे बच्चा वो घटना अपसौर की घटना कहलाएगी, और अंग्रेजी में इसी को एफिलियन कहेंगे। ये घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी के दिन, उपसौर की घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी के दिन घटित होती है, और अपसौर की घटना प्रतिवर्ष 4 जुलाई के दिन घटित होती है। अपसौर की घटना प्रतिवर्ष कब होती है? 4 जुलाई के दिन, और उपसौर की घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी के दिन घटित होती है। ये भी ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी तो उस समय तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन 3 जनवरी को तो भयंकर सर्दी पड़ती है। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होगी तो उस समय सर्दी पड़नी चाहिए, लेकिन 4 जुलाई को सर्दी पड़ती है। आप गलत पढ़ा रहे हो, उल्टा बता दिया क्या? नहीं जी मेरा बच्चा, ये उल्टा नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है ये मैं कल आपको बताऊं, जब हम चर्चा करेंगे। किसकी? जब हम चर्चा करेंगे मेरे बच्चा दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य के अपेक्षाकृत नजदीक आ जाती है तो यह घटना उपसौर की घटना कहलाती है। यह घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को घटित होती है। मेरे बच्चा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य के अपेक्षाकृत दूर होती है तो यह घटना अपसौर की घटना कहलाती है, और यह घटना प्रतिवर्ष 4 जुलाई को घटित है। ये बात सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत, कोई दूराई नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये आज समझ में नहीं आएगा, कल समझ में आएगा। कल तक के लिए इस मुद्दे को यही विराम देंगे। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।